एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की, यानी साउंड वेव्स क्या होती हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है वो किस प्रकार निर्धारित होती है, या एक माध्यम में ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तरंगों यानी वेव्स के बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने बात की थी कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे कितनी प्रकार की होती, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसी के साथ में जो यांत्रिक तरंगे हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो हमने इसमें देखा था कि यांत्रिक तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स दो प्रकार की हो सकती, और इनके विभिन्न गुणों की भी चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करेंगे कि ध्वनि तरंगे या साउंड वेव्स क्या होती। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में दे रखा है और इस टॉपिक में जो विभिन्न पॉइंट्स हैं वो थोड़े ज्यादा है, इसीलिए हम इस चैप्टर को, या आप कहें कि ध्वनि तरंगों का जो चैप्टर है उसको एक से ज्यादा लेक्चर में खत्म करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा, या जो हमारे इस तरह से पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे, वो रहेंगे एक तो कि ध्वनि तरंगे क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ध्वनि तरंगे क्या है, उसके बाद ध्वनि तरंगों की जो चाल है, इनकी जो स्पीड है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है। फिर हम बात करेंगे कि ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का क्या प्रभाव होता है। जैसे एक माध्यम में ध्वनि जब गति कर रही हो तो उस माध्यम की दृढ़ता या तापमान, दाब आदि राशियों का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे कि ध्वनि के लक्षण क्या है, जैसे ध्वनि की प्रबलता या तारत्व, पिच जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जैसे ध्वनि की जो तीव्रता है, वो सभी गुण जो है वो क्या है और किस प्रकार निर्धारित होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है या आवृत्ति परास के आधार पर ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती। जैसे हमने अवश्रव्य, श्रव्य या पराश्रव्य ध्वनियों के बारे में सुना, जिसमें हम मानते हैं कि ये जो आवृत्ति है वो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है और कुछ आवृत्तियां जो है वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। तो आवृत्ति परास के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण। फिर हम बात करेंगे कि सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक उपकरण है जिससे नौ संचालन और परासन की जो प्रक्रिया है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो सोनार क्या है और किन किन प्रक्रियाओं में या किन किन गतिविधियों में इनका यूज किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि मैक संख्या क्या है, और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट कि प्रघाती तरंगे या शॉक वेव्स क्या होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ध्वनि तरंगे। तो सबसे पहले ध्वनि के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट, ये पॉइंट हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कशन किए, या आप कहें कि पिछले टॉपिक में हमने इनको विस्तार से चर्चा की है। तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि तरंगे क्या हैं और इसके जो विभिन्न प्रकार हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों का मतलब है कि ऐसी तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती। बिना माध्यम के ये तरंगे गति नहीं कर सकती, यानी जहां पर माध्यम नहीं है, जहां पर निर्वात होता है, वहां पर ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। तो यांत्रिक तरंगों या मैकेनिकल वेव्स का मतलब है ऐसी तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट कि ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए, अच्छा ये इसी का है, या माध्यम की आवश्यकता होती है, इसी का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं कर पाती। अब माध्यम की आवश्यकता होगी तो जहां पर भी निर्वात होगा यानी कोई माध्यम उपस्थित नहीं होगा, वहां पर ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। अब यांत्रिक तरंगों के दो प्रकारों में ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल प्रकार की तरंग, यानी एक ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, इस प्रकार की तरंग को, इस प्रकार की यांत्रिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप विस्तार से समझ सकते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, तरंग नाम से एक जो वीडियो लेक्चर है उसमें ये सारे पॉइंट डिस्कस हुए हैं। उसके बाद में जैसे एक पॉइंट है कि इसका दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। अत्यधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसी के द्वारा हमें सुनने की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान होता है, या सुनने की जो संवेदना है वो ध्वनि के द्वारा ही उत्पन्न होती। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है
तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि तरंगे जो हैं वो चलती हुई ऊर्जा है, गति करती हुई ऊर्जा क्या कहलाएगी? तरंग कहलाएगी। तो ध्वनि भी चूंकि इस प्रकार से तरंग रूप में संचरित होती है, इसीलिए ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा जब कानों पर गिरती है तो हमें सुनने की संवेदना का ज्ञान या सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है, और जिसे हमारे विभिन्न अंगों के द्वारा, या आप कहें कि जैसे कान और उसके बाद में मस्तिष्क के द्वारा ये संवेदना हमें अनुभव होती है कि कोई ध्वनि किस प्रकार की है। तो सुनने की संवेदना के लिए ध्वनि ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है। उसके बाद अगर हम बात करें ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये हमने अभी बात की कि ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंग, और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम देखें कि विभिन्न माध्यमों की जब हम बात करते हैं तो उसमें ध्वनि तरंगों की चाल अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम ठोसों में बात करेंगे तो ध्वनि की चाल जो है वो ठोसों में सबसे अधिक होती है। द्रवों में ध्वनि की चाल ठोसों की तुलना में कम होती है, और गैसों में ध्वनि की चाल ठोसों और द्रव माध्यम की तुलना में बहुत कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, जो किस बात पर निर्भर करती है? एक तो माध्यम की प्रत्यास्थता यानी माध्यम कितना दृढ़ है, और दूसरा उसके घनत्व पर, यानी उसमें अणुओं का जो एक तरह से अणु जो है वो कितने पास पास में है, ये उसका घनत्व कहलाता है। तो घनत्व पर भी निर्भर करती है कि ध्वनि की चाल जो है वो किसी माध्यम में क्या होगी। अब ध्वनि की चाल जो है वो ठोसों में सबसे अधिक होती, यानी सॉलिड में अगर हम बात करें तो ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है, और तरल यानी द्रव में जो ध्वनि की चाल है वो ठोसों से कम होगी, और गैसों में ये सबसे कम होगी। तो अगर हम ध्वनि की चाल की बात करें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ठोसों में चाल जो है वो सबसे अधिक होगी, फिर उसके बाद में द्रव माध्यम में, और फिर उसके बाद में गैसीय माध्यम में। तो ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि की चाल का घटता हुआ क्रम इस प्रकार से। अब यहां पर एक पॉइंट है या एक उदाहरण दे रखा है कि ध्वनि की चाल जो है वो हवा में कितनी होगी? लगभग 346 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग आप मान सकते हैं कि 350 मीटर पर सेकंड के आसपास ध्वनि की चाल है वायु के अंदर। फिर अगर यही चाल हम पानी में देखते हैं तो ये 1500 के आसपास हमें दिखाई दे रही है कि 1481 मीटर पर सेकंड, यानी ध्वनि की जो वायु में चाल है उसका लगभग 4.3 गुना। और जब हम ठोस यानी लोहे या किसी अन्य धातु वगैरह की बात करते हैं तो यहां पर जैसे लोहे का एग्जांपल दे रखा है, तो वहां पर ये चाल लगभग 6000 मीटर पर सेकंड, यानी वायु में ध्वनि की चाल का लगभग 15 गुना जो है वो लोहे में ध्वनि की चाल। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है वो भी समझते हैं। देखिए एक पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, फिर से वही एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु है और इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ध्वनि ऊर्जा का संचरण हो रहा है, यानी ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A से B के बीच में ध्वनि ऊर्जा का संचरण हो रहा है। तो यहां पर हम जानते हैं कि ध्वनि ऊर्जा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, यानी A और B के बीच में जो भी पदार्थ उपस्थित है उस पदार्थ के कण कंपन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को आगे की तरफ संचरित करने में सहायता करते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये जो कण है ये माध्यम के कण। अब जब ध्वनि ऊर्जा यहां से आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये माध्यम के कण कंपन करेंगे, और कंपन करने के बाद ये जो ध्वनि ऊर्जा है वो एक से दूसरे कण को हस्तांतरित होती जाएगी, और उसके बाद में ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अब यहां पर देखिए कि अगर कण जो है वो दूर दूर है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई गैसीय है या वायु है, या आप कहें कि गैसीय माध्यम, तो वायु में हम जानते हैं कि जो कण है, जो अणु है वो दूर दूर होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि जब प्रारंभ के अणु ध्वनि ऊर्जा को ग्रहण करके कंपन करेंगे तो अगले अणु तक ऊर्जा के स्थानांतरण में अधिक समय लगेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए इस अणु को ऊर्जा मिली, इस अणु को ऊर्जा मिली तो ये कंपन करेगा। अब चूंकि दूसरा अणु जो है वो इससे काफी दूर है,
तो इससे अधिक कंपन करने पड़ेंगे, तब जाकर के अगली अणु को ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और फिर इस तरह से ऊर्जा आगे बढ़ेगी। अगर वहीं पर ये जो माध्यम है ये ठोस होता, और ठोस में हम जानते हैं कि जो अणु है वो बहुत पास पास में होते हैं। जैसे मान लीजिए ये माध्यम, जैसे ये गैसीय माध्यम है और ये कैसा है, ठोस माध्यम है। और ठोस माध्यम में चूंकि अणु पास पास में, तो जैसे ही यहां पर पहले अणुओं को ऊर्जा मिलती तो थोड़े से कंपन से ऊर्जा जो है वो नेक्स्ट अणु को स्थानांतरित हो जाएगी और फिर उसके बाद में इस तरह से आगे की तरफ ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो अणु जितने पास पास में होंगे ऊर्जा का स्थानांतरण उतना ही तीव्र हो जाएगा, और अणु जितने दूर दूर होंगे ऊर्जा का स्थानांतरण या आप कहें कि ध्वनि का संचरण उतना ही धीमा होगा। तो यही कारण है कि ठोसों में ध्वनि जो है वो बहुत तेज गति से चलती, और गैसीय माध्यम या वायु आदि में ध्वनि की जो गति है वो ठोसों की तुलना में बहुत कम है। कितनी कम है? लगभग 15 गुना कम। जैसे लोहे पे, अब लोहे के माध्यम में हमने बात की कि किसी लोहे में ध्वनि की जो चाल है वो लगभग 6000 मीटर पर सेकंड के आसपास होती, और वहीं अगर हम वायु में देखें तो ये लगभग 350 मीटर पर सेकंड के आसपास होती। तो यही कारण है कि ठोसों में चूंकि घनत्व अधिक है, अणु बहुत पास पास में है, और इसी कारण से ठोसों में ध्वनि ऊर्जा का संचरण जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है। आपने कई बार नोटिस किया हो या फिल्म वगैरह में देखा हो कि कुछ लोग जो है वो किसी पटरी के ऊपर कान लगा करके सुन रहे होते हैं कि जो रेलगाड़ी है वो कितनी दूर है या वो कितने इस तरह से जो है डिस्टेंस पर आने वाली है, इसका एक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया है वो ये बताती है कि जब हम वायु के माध्यम में ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे तो इसकी चाल चूंकि कम है तो हमारे पास आने में इसे काफी समय लगेगा, लेकिन वहीं जब हम लोहे की पटरियों के ऊपर कान लगा करके ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं, जब रेल आसपास हो तब ऐसा नहीं करना है, लेकिन अगर मान लीजिए कि रेल आसपास नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, उस वक्त अगर रेल की पटरियों पर कान लगा करके सुना जाए तो हमें ध्वनि जो है वो बहुत दूर से भी सुनाई दे जाएगी। कारण क्या है कि लोहे में ध्वनि की गति काफी अधिक है, उस कारण से इसे बहुत दूर तक भी सुना जा सकता है। तो यहां पर ये जो पॉइंट था कि विभिन्न ठोसों में जो आप कहेंगे ठोसों में जो ध्वनि की चाल है वो सबसे तेज होगी और गैसों में सबसे कम होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से ये बताया गया है कि अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है। अब ठोसों में भी जो अलग अलग माध्यम है उनमें ध्वनि की चाल में अंतर होता है। जैसे एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम ध्वनि की चाल देखें तो वो लगभग 6400 मीटर पर सेकंड के आसपास हो जाती। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल और उससे संबंधित उदाहरण। अगला पॉइंट है कि ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का क्या प्रभाव है। यानी एक माध्यम में जब ध्वनि संचरित हो रही है तो उस माध्यम के जो अलग अलग जो राशियां हैं, जैसे उस माध्यम का तापमान, दाब, आर्द्रता आदि का उस ध्वनि पर या उस संचरित होती हुई ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर ये बिंदु डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि दाब का प्रभाव, यानी एक माध्यम में जब ध्वनि संचरित हो रही है तो उस माध्यम का दाब जो है वो इस ध्वनि को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहां पर एक पॉइंट है कि अगर तापमान समान रहे, यहां पर एक पॉइंट समझिएगा कि अगर ध्वनि किसी गैस में संचरित हो रही हो, जैसे अगर ध्वनि जो है वो वायु में से संचरित हो रही हो और उस वायु का तापमान जो है वो समान रह रहा है, यानी तापमान जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस वायु का दाब कम या ज्यादा होने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक पॉइंट यहां पर समझने वाला है कि ध्वनि की चाल वायु में तभी प्रभावित हो सकती है जब उसका तापमान बदले, तापमान कम हो या ज्यादा हो तो उस कंडीशन में ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की जो गति है वो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर तापमान जो है वो समान रह रहा है तो उस कंडीशन में दाब का कोई प्रभाव ध्वनि की गति पर नहीं पड़ेगा। तो दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कब काम करेगा, जब तापमान में भी बदलाव हो, लेकिन अगर तापमान समान है तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है तापमान का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी माध्यम में जब ध्वनि संचरित हो रही है तो उसके ताप का ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर एक पॉइंट समझिए, जैसे अगर हम वायु की बात करें तो वायु में जैसे विभिन्न जो कण हैं जिनके कंपन से ध्वनि
एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होगी। अगर इस वायु का तापमान अधिक है या वायु जो है वो इस तरह से गर्म है, तो हम जानते हैं कि गर्म जो वायु होती है उसके कणों में, या आप कहें कि उसके अणुओं में, उसके जो गैस के जो अणु हैं उनमें पहले से ही जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक है। तो ये पहले से ही इस तरह से एक कंपन करने की स्थिति में है, क्योंकि इन ताप की वजह से इनकी ऊर्जा अधिक है। ऐसी कंडीशन में जब इस तरह से यहां पर ध्वनि ऊर्जा का संचरण होगा, तो ये चूंकि कण पहले से कंपन कर रहे हैं, तो ध्वनि को ग्रहण करके इनके कंपन थोड़े तीव्र हो जाएंगे, और तीव्र कंपन होने की वजह से ध्वनि का जो संचरण है वो तीव्र हो जाएगा। आप ये पॉइंट समझिए कि अगर वायु ठंडी है तो अगर वायु ठंडी है तो वायु के जो कण हैं वो कंपन नहीं कर रहे हैं या बहुत धीमी गति से कंपन कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको ध्वनि ऊर्जा के द्वारा जब कंपन करवाया जाएगा तो वो कंपन करने में थोड़ा समय ले सकते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि की गति उस माध्यम में कम हो जाएगी। लेकिन अगर वायु का तापमान अधिक है और वायु के कण पहले से ही कंपन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ध्वनि ऊर्जा मिलते ही वो अधिक कंपन करने लगेंगे और ध्वनि का जो संचरण है वो तीव्र हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट है कि गैसों में ध्वनि की चाल, गैसों के परम ताप का मतलब यहां पर केल्विन पैमाने से है। केल्विन पैमाने में जो तापमान होता है उसको हम क्या कहेंगे, परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी यहां पर एक पॉइंट है कि गैसों के जो परम ताप है, केल्विन पैमाने पर जो उनका तापमान है, उसका वर्गमूल सीधे समानुपाती है गैसों में ध्वनि की चाल का। यानी V समानुपाती है रूट टी। यहां रूट टी जो है वो परम ताप या केल्विन पैमाने में तापमान। तो माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती। तो ये किस प्रकार से हम जो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर माध्यम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ता है तो ध्वनि की जो चाल है वो 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती। ध्वनि की चाल जो है वो 0.61 मीटर से बढ़ जाती। तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की तापमान बढ़ने पर, माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती। यानी अगर वायु का तापमान अधिक है, वायु गर्म है, तो उसमें ध्वनि अधिक तीव्रता से संचरित होगी, और वायु अगर ठंडी है तो उसमें ध्वनि की गति कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है आर्द्रता, यानी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इसको समझिए। जैसे अगर हम बात करें आर्द्रता की, तो आर्द्रता का मतलब है कि वायु में उपस्थित जो जल वाष्प के कण हैं उनको हम आर्द्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल वायु है जिसमें कण जो है वो दूर दूर है, लेकिन जब हम बात करें कि वायु में आर्द्रता अधिक है, यानी इसके अंदर या इसके बीच बीच में जल वाष्प के अणु उपस्थित हैं, तो आप ये देखिए कि जैसे ही यहां पर जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, वायु का घनत्व बढ़ रहा है, यानी वायु की जो डेंसिटी है वो अधिक हो रही है। खुद समझ सकते हैं कि अगर ये जल वाष्प के कण नहीं होंगे तो प्रति जो एकांक आयतन है उसमें वायु के कणों की संख्या कम होगी, लेकिन जैसे ही यहां पर इस तरह से जल वाष्प के कण आ गए हैं तो प्रति एकांक आयतन में जो कण हैं वो अधिक हो गए। घनत्व को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ में जो अणु हैं वो कितने पास पास में हैं, कितने नजदीक हैं, इसकी माप करने वाली जो राशि है वो घनत्व या डेंसिटी कहलाती। सिंपल शब्दों में कि किसी भी पदार्थ में जो अणु है वो कितने पास पास में है, इसको बताने वाली जो राशि है वो घनत्व कहलाती। तो अणु जितने पास होंगे घनत्व उतना अधिक होगा, और अणु जितने दूर दूर होंगे घनत्व उतना ही कम होगा। तो जब आर्द्रता अधिक हुई किसी वायु की तो उसका घनत्व बढ़ गया। अब घनत्व बढ़ गया तो आप समझ सकते हैं कि वायु या किसी भी पदार्थ का घनत्व बढ़ने पर उसमें ध्वनि की गति बढ़ जाती। तो यहां पर पॉइंट देख सकते हैं कि आर्द्र वायु यानी जो ह्यूमिड एयर है, आर्द्र वायु या जो ह्यूमिड एयर है उसमें ध्वनि की चाल शुष्क वायु या ड्राई एयर से अधिक होती, क्योंकि आर्द्र वायु में जलवाष्प मिली होने के कारण इसकी डेंसिटी या घनत्व बढ़ जाता है। और यही कारण है कि वर्षा ऋतु में रेलगाड़ी आदि की सीटियां
या इस तरह से घंटे वगैरह की आवाज ग्रीष्म ऋतु की तुलना में अधिक दूर तक सुनाई देती है। तो आर्द्रता अधिक होने पर वायु की गति जो है, ध्वनि की गति वायु में बढ़ जाती। अब नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम के वेग का प्रभाव। माध्यम के वेग का प्रभाव का मतलब है कि अगर माध्यम के कण गति कर रहे हो उस कंडीशन में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पॉइंट को समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति है और ये ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, दूसरा व्यक्ति यहां पर है और ये जो व्यक्ति है ये इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या प्रथम व्यक्ति द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है उसको सुन रहा है। बीच में जो वायु है, अगर वायु के कण इस तरफ गति कर रहे हैं जिस तरफ ध्वनि ऊर्जा संचरित हो रही है, तो चूंकि ध्वनि ऊर्जा भी इसी तरफ जा रही है और वायु के कणों का प्रवाह भी इसी दिशा में है, तो दोनों जो है चूंकि समान दिशा में होंगे तो इसकी वजह से ध्वनि की जो गति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जल्दी जो है वो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इसका विपरीत हो कि ध्वनि की गति जो है या ध्वनि जो है वो इस दिशा में संचरित हो रही है लेकिन वायु जो है इसके विपरीत दिशा में बह रही है, वायु के कण जो है वो इस दिशा में बह रहे हैं, तो अब जब ध्वनि की गति इस तरफ से इधर संचरित हो रही है तो वायु इसके विपरीत दिशा में होने की वजह से इस व्यक्ति को ध्वनि जो है वो थोड़ी देर से सुनाई देगी। कारण यही है कि ध्वनि के जो तरंगे इस तरफ जाएंगी तो ये वायु उनको थोड़ा सा वापस इस तरफ ले आएगी। इसीलिए अगर किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि संचरण की दिशा माध्यम की ही दिशा में, यानी दोनों एक ही दिशा में हैं, तब ध्वनि की चाल बढ़ जाती। जबकि अगर मान लीजिए कि दोनों विपरीत दिशा में हैं तो ध्वनि की चाल घट जाएगी। तो माध्यम के प्रभाव को इस तरह से देख सकते हैं। ये उसी तरह से है कि मान लीजिए कि एक जो नाव है वो जो है इस तरह से धारा की दिशा में चल रही है तो उसकी गति बढ़ जाएगी, और अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो उस कंडीशन में उसकी गति कम हो जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब हम स्कूल टाइम वगैरह में साइकिल चलाते हैं, बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर तेज वायु चल रही है और तेज वायु की दिशा में ही साइकिल चलाई जा रही है तो साइकिल की गति बढ़ जाएगी, और अगर वायु की दिशा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाई जा रही है तो साइकिल की गति कम हो जाएगी। तो यहां पर ध्वनि पर भी वही प्रभाव होगा। अब एक पॉइंट और यहां पर देखिए कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं जबकि आवृत्ति समान रहती। कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ध्वनि की या आप कहेंगे तरंगों की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था V = n लैम्डा, यानी ध्वनि की या तरंगों की जो चाल है वो उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए कि एक माध्यम है वायु और ध्वनि उससे जो है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, वायु से जो है वो जल या किसी अन्य माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि उस कंडीशन में ध्वनि की गति और तरंग दैर्ध्य ये बदल जाएंगे लेकिन उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगी। तो तरंगों के बारे में एक पॉइंट ये ध्यान रखने वाला है कि जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी जो चाल है और तरंग दैर्ध्य ये बदल जाएंगे लेकिन उनकी आवृत्ति जो है वो निश्चित रहेगी। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति समान रहती है, अर्थात ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न आवृत्ति के वाद्य यंत्रों की आवाज हमारे कानों तक समान गति से पहुंचती है जिससे हम मिश्रित संगीत का लाभ उठा पाते हैं। यानी एक ऐसा यंत्र जो विभिन्न जो संगीत ध्वनियों को उत्पन्न करता है, तो जब ये संगीत ध्वनियां किसी माध्यम के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती तो हमें सभी ध्वनियों की जो आवृत्ति है वो एक जैसी सुनाई देगी जिसकी वजह से हम मिश्रित संगीत का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि उसमें ढोलक, बांसुरी या सितार वगैरह की जो ध्वनियां हैं वो अलग अलग सुनाई दे। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि माध्यम परिवर्तित होने पर ध्वनि की जो चाल है और तरंग दैर्ध्य
बदल जाते हैं जबकि आवृत्ति समान रहती। तो ये पॉइंट था कि ध्वनि की जो चाल है उसका या उस पर माध्यम के विभिन्न राशियों का प्रभाव। तो यहां पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी माध्यम की विभिन्न भौतिक राशियों का ध्वनि की चाल पर प्रभाव को समझाइए। तो यहां पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर किसी माध्यम की विभिन्न भौतिक राशियों में कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे ताप, दाब, माध्यम की गति आदि, तो उस कंडीशन में ध्वनि की चाल का उस माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमने जो विभिन्न भौतिक राशियों का जो प्रभाव है ध्वनि के जो है इस तरह से चाल पर, उनको यहां पर लिखना होगा कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्द्रता या माध्यम की चाल आदि जो विभिन्न भौतिक राशियां हैं उनका ध्वनि की चाल पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। यानी जब ध्वनि इस तरह से हमारे कानों तक पहुंचती है या इस तरह से वायु आदि में संचरित करती है तो उसके जो विभिन्न लक्षण हैं वो क्या है, और ये विभिन्न लक्षण ध्वनि के किन किन गुणों पर निर्भर करते हैं। तो इनमें हम 4 प्रमुख लक्षणों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला होगा प्रबलता या लाउडनेस, यानी ध्वनि जो है वो कितनी प्रबल या मंद है। दूसरा है कि उसकी पिच या तारत्व क्या होता है। तीसरा हम देखेंगे कि उसकी गुणता या क्वालिटी क्या होगी, और चौथा पॉइंट जो होगा वो होगा उसकी तीव्रता, यानी ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लाउडनेस या प्रबलता। देखिए, प्रबलता जो है वो ध्वनि का ऐसा गुण है जो हमारे कानों पर संवेदित होकर हमें यह अनुभव कराता है कि कोई ध्वनि कितनी तेज या धीमी है। यानी ये जो गुण है प्रबलता का, ये बेसिकली हमारे कानों की सुग्राहिता से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई आवाज जो है वो हमें कितनी तेज सुनाई दे रही है और कोई आवाज जो है वो कितनी हमें मंद सुनाई दे रही है, ये जो प्रभाव है ये प्रबलता कहलाता है। तो प्रबलता क्या है कि प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती, जबकि कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई पड़ती तो प्रबलता कम होती। तो प्रबलता जो है वो सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करेगी कि अगर कोई ध्वनि हमें तेज सुनाई दे रही है तो उसे हम अधिक प्रबल ध्वनि कहेंगे, और अगर कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई दे रही है तो उसे हम कम प्रबल कहेंगे। तो प्रबल का मतलब यह है कि ध्वनि की जो इस तरह से क्षमता है जो हमारे कानों पर सुग्राहिता उत्पन्न कर रही है वो किस प्रकार की। तेज सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है, तो अधिक प्रबल ध्वनि हमें तेज सुनाई देती है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो ज्यादा जोर से चीख रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे कानों तक उस ध्वनि की जो प्रबलता है वो अधिक उत्पन्न होगी। और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जैसे धीमे बोल रहे हो, फुसफुसाहट में जैसे कुछ लोग बात करते हैं, तो ऐसी ध्वनि की जो प्रबलता है वो हमारे कानों पर कम उत्पन्न होगी। तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रबलता इस बात से देखी जाती है कि कोई ध्वनि कानों पर किस तरह का प्रभाव उत्पन्न कर रही है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुनने में असमर्थ है या उसके जो इस तरह से श्रवण इंद्रिय है, उसके जो कान है वो उस तरह से ध्वनि को ग्रहण नहीं कर पाते हैं जैसे एक अन्य या सामान्य व्यक्ति कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम यह मानेंगे कि उसके कानों पर पड़ रही ध्वनि की जो प्रबलता है वो उतनी नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति की। तो प्रबलता का संबंध जो है वो कानों पर ध्वनि की सुग्राहिता या कानों पर जो प्रभाव होगा उसी से लिया जाएगा। सबसे अगला पॉइंट है कि इस प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी इसकी जो इकाई है वो क्या है, डेसिबल। यह हमारे कानों की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। तो हमारे कान किसी ध्वनि को किस
तरीके से ग्रहण कर पा रहे हैं, या उसकी संवेदना किस प्रकार उत्पन्न हो, ध्वनि की संवेदना कानों पर किस प्रकार उत्पन्न हो रही है, इस बात पर निर्भर करेगी कि वो ध्वनि प्रबल है या कम प्रबल। उदाहरण, एक ही तीव्रता की ध्वनि एक सामान्य व्यक्ति के लिए काफी प्रबल होगी, किंतु एक बहरे व्यक्ति के लिए प्रबलता शून्य ही होगी। तो प्रबलता को हम मापते हैं किसी ध्वनि का कानों पर उत्पन्न होने वाले प्रभावों से। अगला पॉइंट है तारत्व, पिच। देखिए, पिच जो है या तारत्व एक ऐसी राशि है या एक ऐसा लक्षण है ध्वनि का जो ये बताती है कि ध्वनि कितनी मोटी या पतली है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ ध्वनियां जो है वो काफी मोटी होती है और कुछ ध्वनियां काफी तीक्ष्ण या पतली होती है। जैसे सामान्यतः हम देखें तो पुरुषों में जो आवाज है वो महिलाओं की अपेक्षा थोड़ी मोटी रहती है। तो ये जो गुण है जिससे हमें कोई ध्वनि जो है मोटी या पतली सुनाई देती है, इस गुण को हम तारत्व कहते हैं। तो तारत्व ध्वनि का वह गुण है जो यह बताता है कि कोई ध्वनि कितनी मोटी या पतली सुनाई दे रही है। तारत्व जो है या जो पिच है वो सीधे समानुपाती होता है ध्वनि की आवृत्ति के। आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ध्वनि की पिच या तारत्व भी उतना ही अधिक होगा, या आप यूं कह सकते हैं कि ध्वनि जो है वो हमें उतनी ही पतली या बारीक सुनाई देगी। जैसे बच्चों या महिलाओं में ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने से उनकी आवाज जो है वो पुरुषों की अपेक्षा पतली सुनाई देती है। तो तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। तो अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व या पिच अधिक होगा और ऐसी ध्वनि हमें पतली या बारीक सुनाई देगी। बच्चों और स्त्रियों की पतली आवाज अधिक तारत्व होने के कारण होती, जबकि पुरुषों की मोटी आवाज तारत्व कम होने के कारण उत्पन्न होती। दूसरा, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चिड़ियों की आवाज, सोनोमीटर के पतले तने हुए तार, जैसे विभिन्न जो वाद्य यंत्र वगैरह हैं या इस तरह से सोनोमीटर वगैरह है, उनमें जो तार है उनको जब हम इस तरह से थोड़ा सा कंपित करते हैं तो उनमें से जो ध्वनि निकलती है वो काफी अधिक तारत्व वाली होती, यानी पतली आवाज होती। इसी तरह से मच्छरों की भिनभिनाहट अधिक तारत्व की ध्वनियों के उदाहरण है। अब एक और एग्जांपल, जैसे शेर की दहाड़ का तारत्व मच्छर की भिनभिनाहट की अपेक्षा कम होता है। तो ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में अधिक तारत्व किसका है। तो जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो जनरली जब अगर हमें तारत्व के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि भाई शेर जो है वो इस तरह से काफी शक्तिशाली है तो उसका तारत्व भी अधिक होना चाहिए। नहीं, तारत्व का मतलब है आवाज के पतली या मोटी होने से। तो सुनने से ही पता लग जाएगा कि शेर की जो दहाड़ है वो काफी मोटी है, और मोटी साउंड होने का मतलब है उसका तारत्व कम है, और साउंड का इस तरह से पतली या बारीक होने का मतलब है उसकी तारत्व या पिच अधिक है। तो यहां पर शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में अगर हम तुलना करें तो मच्छर की भिनभिनाहट की तारत्व या पिच अधिक है और शेर की दहाड़ की आवृत्ति कम है चूंकि, तो उसका तारत्व या पिच भी कम होगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कई बार सर्दी वगैरह में या किसी अन्य कारण से गला बैठ जाता है तो आवाज थोड़ी सी मोटी हो जाती। इसका कारण यह है कि जब आवाज मोटी हो जाती तो उसका तारत्व या जो पिच है वो कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होगा कि जब इस तरह से गले में कुछ इस तरह से इंफेक्शन या कोई स्वेलिंग वगैरह है तो गले में जो स्वर यंत्र है उसका कंपन धीमा हो जाएगा, और जब कंपन धीमा हो जाएगा तो कम आवृत्ति की साउंड प्रोड्यूस होगी, और ऐसी कंडीशन में आवाज जो है वो थोड़ी मोटी हो जाती। तो गला जब बैठ जाता है तो उस कंडीशन में भी ध्वनि की आवृत्ति कम हो जाएगी और उसका तारत्व जो है वो कम हो जाता है और आवाज मोटी हो जाती। तो तारत्व को समझ सकते हैं कि ये सीधे सीधे जो है वो ध्वनि की आवृत्ति से संबंधित एक गुण है। उसके बाद एक पॉइंट है गुणता, या जैसे हम क्वालिटी कहते हैं। देखिए, गुणता जो है वो इस प्रकार से एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम समान आवृत्ति की ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि पुरुषों की आवाज का जो तारत्व है वो महिलाओं की आवाज के तारत्व से थोड़ा कम होता है, यानी महिलाओं और बच्चों की आवाज जो है वो थोड़ी पतली रहती है पुरुषों की तुलना में। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम पुरुषों में बात करें तो हम अलग अलग पुरुषों की जो ध्वनियां हैं उनमें अंतर कर पाते हैं। जैसे हम हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमारे जो परिजन हैं, सगे संबंधी या मित्र वगैरह हैं, उनकी आवाजों को हम
सुन करके बता सकते हैं कि ये इस व्यक्ति की आवाज। तो ये जो गुण है जिसमें अलग अलग जो ध्वनियां हैं वो समान आवृत्ति की होने के बाद भी हमें अलग अलग सुनाई पड़ती है, इस गुण को या अलग अलग हम उनमें अंतर कर पाते हैं, इस गुण को हम गुणता या क्वालिटी कहते हैं। यानी समान आवृत्ति समान तीव्रता की ध्वनियों में जो अंतर प्रतीत होता है उसको, या ये किस गुण की वजह से होता है, गुणता या क्वालिटी की वजह से होता है। जैसे विभिन्न जो इस तरह से गायक वगैरह होते हैं, हम उनकी आवाज सुनकर बता सकते हैं कि भाई ये जो इस तरह से आवाज है वो इस फला गायक की है, या ये जो आवाज है वो इस सिंगर के द्वारा दी गई। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम किसी परिचित व्यक्ति की फोन पर भी आवाज सुनते हैं तो हम ये बता देंगे कि ये व्यक्ति बोल रहा है, या हम आवाज सुनने से समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है वो इस तरह से फोन की दूसरी तरफ है। तो ये जो गुण है ध्वनि का, इसे हम क्या कहते हैं, गुणता कहते हैं। गुणता जो है वो ध्वनि के अधिस्वरकों यानी उनमें जो ओवरटोन्स हैं, कौन कौन से जो अलग अलग अधिस्वरक उत्पन्न हो रहे हैं उस पर निर्भर करती है। अब इन अधिस्वरकों में जो इस तरह से विभिन्न अधिस्वरक है, जैसे सम विषम वगैरह के कुछ अधिस्वरक रहेंगे, उनके आधार पर हम ये इस तरह से निर्धारित कर पाते हैं कि कोई आवाज जो है वो किस व्यक्ति की। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की आवाज जो है वो सुनने में थोड़ी मधुर लगती, और कुछ व्यक्तियों की आवाज जो है वो इस तरह से सुनने में थोड़ी सी जो है जैसे आप कह सकते हैं कि उतनी कर्णप्रिय नहीं होती। तो इसका कारण भी ये है कि उन व्यक्तियों के अंदर जो अधिस्वरक हैं उनकी संख्या क्रम या जो उनकी तीव्रता है वो अलग अलग हो सकती है। तो ध्वनि का वो गुण जो अलग अलग आवाजों में अंतर करने के लिए उपयोग में आता है उसे ध्वनि की गुणता या क्वालिटी कहते हैं। किसी ध्वनि में सन्नादियों या ओवरटोन्स की संख्या जितनी अधिक होती है वह ध्वनि उतनी ही मधुर सुनाई पड़ती है। जैसे ओवरटोन्स ध्वनि में उत्पन्न जो एक तरह से कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको हम एक अलग पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे कि सन्नादियों की जो संख्या है वो जितनी ज्यादा होगी ध्वनि जो है वो उतनी ही मधुर सुनाई देगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी बंद पाइप के अंदर हवा को इस तरह से दाब के साथ में उसके अंदर भेजते हैं, या मान लीजिए कि किसी बंद पाइप के अंदर तेजी से दाब के साथ में फूंक मारते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही जो नली है या जो पाइप है वो दोनों सिरों से खुली हुई हो तो उससे जो उत्पन्न ध्वनि है वो थोड़ी सी मधुर सुनाई देगी। जैसे मान लीजिए कि अगर एक पेन कैप के अंदर हम वायु फूंकते हैं तो उसकी एक अलग आवाज उत्पन्न होगी, और वहीं पर अगर मान लीजिए एक बांसुरी वगैरह है और वो चूंकि दोनों साइड से खुली है या उसमें कुछ इस तरह से उसमें जो है वो कुछ इस तरह से छिद्र वगैरह है जिससे उससे उत्पन्न साउंड जो है वो थोड़ी अलग होगी। तो ये जो इस तरह से उत्पन्न साउंड है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें ओवरटोन्स या सन्नादियों की संख्या कितनी, और जितनी अधिक संख्या में किसी ध्वनि में सन्नादियों की संख्या होगी, ओवरटोन्स की संख्या होगी, वह उतनी ही मधुर सुनाई पड़ेगी। अब वही पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया कि गुणता की भिन्नता के कारण ही हम अपने परिचितों की आवाज सुनकर पहचान लेते हैं, और इसी भिन्नता के कारण हम दो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तीव्रता व समान आवृत्ति की ध्वनियों में स्पष्ट रूप से पहचान कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से ध्वनि की गुणता या क्वालिटी कहलाती। लास्ट जो इसमें लक्षण है वो है तीव्रता यानी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से, जैसे मान लीजिए कोई एकांक क्षेत्रफल है, इसमें से प्रति सेकंड कितनी ध्वनि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, इस गुण की माप करने वाला जो लक्षण है उसे हम तीव्रता या इंटेंसिटी कहते हैं। यानी किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा तीव्रता या इंटेंसिटी कहलाती। तो प्रबलता और तीव्रता में यह अंतर है कि प्रबलता की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई ध्वनि जो है वो कितनी सुग्राहिता उत्पन्न कर रही है हमारे कानों पर, और तीव्रता की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल से ध्वनि जो है वो किस मात्रा में प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रबलता और तीव्रता वैसे तो दो अलग अलग पद हैं लेकिन ये संबंधित भी हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी ध्वनि की तीव्रता अधिक होगी तो वह हमारे कानों को अधिक प्रबलता से सुनाई देगी। ध्वनि की तीव्रता अधिक होने पर उस ध्वनि की प्रबलता हमारे कानों पर अधिक उत्पन्न होती है।
तो यहाँ पर तीव्रता को कैसे परिभाषित करेंगे कि ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी स्थान पर ध्वनि तरंगों के साथ ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरती है, ध्वनि की तीव्रता कहलाती। तो अभी जैसे हमने बात की कि किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ध्वनि ऊर्जा उसकी तीव्रता कहलाती। ध्वनि तरंगों की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती, यानी तरंगों में कणों का विस्थापन जितना अधिक है, आयाम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि तरंगों का आयाम क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा उस ध्वनि की तीव्रता उतनी अधिक होगी। इसका मात्रक जो है या तीव्रता को जो मात्रक है वो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड या फिर इसको वॉट पर मीटर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी लिखते हैं। किसी स्थान पर ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत से उस स्थान की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती। जैसे मान लीजिए कि कोई लाउड स्पीकर है और यहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और कोई व्यक्ति जो है वो इस लाउड स्पीकर के पास में, तो चूंकि इस व्यक्ति और या आप कहें कि श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच में दूरी कम है, तो ये जो व्यक्ति है वो अधिक तीव्रता की ध्वनि ग्रहण करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये श्रोता या व्यक्ति जो है वो ध्वनि स्रोत से थोड़ा दूर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस तक पहुंचने वाली जो ध्वनि तरंगों की तीव्रता है वो कम हो जाएगी। और ये इस तरह से जो आपस में संबंध किस प्रकार रहेगा कि तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी किसी ध्वनि स्रोत से जितना दूरी पर हम जाएंगे उतनी ही उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। तो ये पॉइंट वैसे भी समझ सकते हैं कि जैसा अगर हम किसी ध्वनि स्रोत के पास में तो हमें ध्वनि तेज सुनाई देगी, उसकी तीव्रता अधिक होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही ध्वनि जो है वो हम दूर से सुनते हैं तो उसकी तीव्रता हमें कम सुनाई देगी या उसकी तीव्रता हमारे कानों तक जो है वो कम मात्रा में पहुंचेगी। अब अगला पॉइंट जो इसमें आता है कि ध्वनि तरंगों का आवर्ती परास के आधार पर वर्गीकरण। आवर्ती परास का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज या आवर्ती परास है, तो विभिन्न जो आवृत्ति की ध्वनियां हैं उनको हम किस आधार पर या उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यहां पर इस टॉपिक में इस पॉइंट में हमें इस बिंदु को डिस्कस करना है। तो आवर्ती परास जो है वो हम श्रव्यता या कोई ध्वनि हमारे कानों को सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है इस आधार पर करते हैं। तो सामान्यतः हम मानते हैं कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या है हर्ट्ज, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति की ध्वनि है इसको हमारे कान सुन सकते हैं। क्योंकि मानव के जो कान हैं वो इस प्रकार से संवेदित हैं कि वो इसी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे कम या अधिक आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। तो जैसे हमारे आंखों की एक सीमा है कि हम इतनी छोटी वस्तु को देख सकते हैं, उससे छोटी वस्तुओं की जो संवेदना है वो हमारे आंखों द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। जैसे बैक्टीरिया या इसी तरह से वायरस जो कि बहुत ही छोटे आकार के हैं, तो इतने छोटे आकार के कणों या जो भी इस तरह से संरचनाएं हैं उनका ज्ञान हम नग्न आंखों से या बिना किसी उपकरण की सहायता से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आंखों की क्षमता उतनी नहीं है कि हम इतने छोटे कणों को देख सकें। तो उसी प्रकार से हमारे कानों की भी एक क्षमता है कि हमारे कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होने पर ध्वनि को नहीं सुना जा सकता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अगर ध्वनि है तो वो भी हमारे कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। तो इसी आधार पर ध्वनि तरंगों का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है कि जिन तरंगों की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज जैसे आप कह सकते हैं से 20,000 कंपन प्रति सेकंड या 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमारे कानों द्वारा होती है और उन्हें हम सुन सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें कि जिन तरंगों की आवृत्ति इस सीमा से कम या ज्यादा है तो उन ध्वनि तरंगों को हमारे कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता। तो ध्वनि शब्द का प्रयोग सामान्यतः हम उन तरंगों के लिए करते हैं जो हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती। तो इस आधार पर ध्वनि जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली है इस तरह से अश्रव्य।
अवश्रव्य, श्रव्य यानी जिसको सुन सकते हैं, अवश्रव्य यानी सुनने की क्षमता से कम, अव का मतलब है नीचे। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज अगर हम सुन सकते हैं तो 20 से कम हर्ट्ज की जो आवृत्ति वाली ध्वनि होगी वो इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से दूसरी है ऑडिबल या श्रव्य तरंगे, यानी 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि आवृत्ति वाली ध्वनि है इसको मानव कानों द्वारा सुना जा सकता है, इसीलिए इसको हम ऑडिबल या श्रव्य ध्वनि तरंगे कहेंगे। और इससे अधिक यानी 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे भी मानव द्वारा नहीं सुनी जा सकती और इन्हें हम पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहेंगे। तो तीनों प्रकार की ध्वनियां हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक, तो 20 हर्ट्ज से नीचे, अभी पॉइंट डिस्कस किया है कि इससे नीचे की ध्वनि को मानव कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता। लेकिन ये जो ध्वनि है ये कुछ जंतुओं वगैरह द्वारा सुनी जा सकती है। जैसे कई बार हमने नोटिस किया होगा या इस तरह से आर्टिकल्स वगैरह में भी पढ़ा होगा कि जब भूकंप आता है तो जो जानवर वगैरह है उनको भूकंप की जानकारी मनुष्यों द्वारा भूकंप की संवेदनाएं ग्रहण करने से पहले हो जाती, यानी भूकंप के जब जिस तरह से झटके लगते हैं उससे पहले ही जानवरों को भूकंप के आने की सूचना मिल जाती। तो कई बार ये भी देखा गया है कि भूकंप आने से पहले जानवरों का व्यवहार जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, यानी जैसे कुछ लोग जो घरों में गाय वगैरह रखते हैं या इस तरह से अन्य पालतू जानवर रखते हैं तो उनका व्यवहार जो है वो थोड़ा सा असामान्य हो जाता है भूकंप आने से थोड़ी देर पहले। इसका कारण ये माना जाता है कि भूकंप जब इस तरह से उत्पन्न होता है किसी जगह से तो उससे पहले बहुत ही कम आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं वो धरती की सतह तक पहुंचती है, और चूंकि मानव के कान इतने संवेदी नहीं है कि वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को सुन सके, इस कारण से हमें भूकंप का अनुभव जो है वो पहले नहीं होता। और चूंकि इस तरह से कुछ जानवरों में ये क्षमता है इसीलिए ये जानवर जो है वो ध्वनि आप यही कहें कि इन तरंगों को पहले सुन लेते हैं और जिसकी वजह से उनके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। अगला पॉइंट है श्रव्य तरंगे, यानी वो तरंगे जिनकी ये वो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो इसे मानव कानों द्वारा सुना जा सकता है और इसकी निम्नतम तथा उच्चतम आवृत्तियों को श्रव्यता की सीमाएं या लिमिट्स ऑफ ऑडिबिलिटी कहते हैं। यानी इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, जैसे हम कहते हैं 20 हर्ट्ज को निम्नतम श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि और 20,000 हर्ट्ज को हम कहेंगे उच्चतम जो है श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि, और इसके बीच में कोई ध्वनि है तो मानव कान उसे सुन सकते हैं। वहीं पर अगर ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है, ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई तो ऐसे कानों को ऐसी ध्वनि को भी हमारे कान नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे कानों की जो संरचना है उसमें समझिए थोड़ा सा कि हमारे कानों की जो संरचना है वो इस प्रकार से है कि कानों में जो बाहरी भाग है जैसे हम बाह्य कर्ण या कर्ण पिन्ना कहते हैं, और यहां पर इस तरह से जो एक कैनाल से बनती, तो यहां पर एक तरह से एक झिल्ली है जिसे हम कान का पर्दा या इस तरह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जब इस तरह से इस कान के पर्दे पर ध्वनि तरंगे आपतित होती है, ध्वनि तरंगे इस पर गिरती है तो ये कंपन करने लगता है, और कंपन की संवेदनाओं को इस तरह से 3 अस्थियों द्वारा, मेलियस, इनकस और स्टेपिस के द्वारा अंतःकरण तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहां से वो मस्तिष्क तक जाती है जिससे हमें सुनने की संवेदना का ज्ञान होता है। तो कान इस तरह से सुनने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहेगी। अब इस जो कान जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है या जो कान का पर्दा है इसकी एक निश्चित आवृत्ति के द्वारा ही, या आप कहें कि इसमें कंपन तभी उत्पन्न होगा जब इसमें एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि आपतित होगी, और वो जो आवृत्ति है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में अगर इससे ज्यादा या कम की आवृत्ति होगी तो यहां पर संवेदना उत्पन्न नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से हमें सुनने की सूचना या सुनने की संवेदना का ज्ञान भी नहीं होगा। तो ऐसी आवृत्ति, ऐसी ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ऐसी तरंगों को भी हम मानव कर्ण द्वारा नहीं सुन सकते, और इनकी आवृत्ति चूंकि बहुत अधिक है तो इनकी ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। तो पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जितनी अधिक होती है, आवृत्ति जितनी अधिक होगी तरंगों की
उसकी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। तो किसी तरंग की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। क्योंकि पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20,000 से अधिक है, तो इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। अब ये पराश्रव्य ध्वनि चूंकि हम तो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन इसका मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोग है। तो वो कौन कौन से उपयोग हैं उनको हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि चूंकि पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति अधिक है तो ऊर्जा अधिक है, तो इनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये जो इस तरह से रिलेशन है ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का, उसको थोड़ा सा समझिए कि जो ऊर्जा है किसी तरंग की वो सीधे समानुपाती होगी उसकी आवृत्ति के, और ये दोनों जो हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होगी उस तरंग के तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के। तो अगर किसी तरंग की आवृत्ति अधिक है तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी और उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा। तो पराश्रव्य या जो इस तरह से 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि है उसकी आवृत्ति अधिक होने से उसकी ऊर्जा अधिक होगी, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य, उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो यहां पर पॉइंट देख सकते हैं कि जो पराश्रव्य ध्वनियां हैं उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, और इन गुणों के कारण इनके कई लाभदायक उपयोग हैं। तो मानव जीवन के कई क्षेत्रों में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कुछ जीव हैं जैसे डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज, मछलियां वगैरह, वो पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है यहां पर चमगादड़ का। तो जो चमगादड़ होते हैं वो इस तरह से पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करते हुए गति करते हैं या अपना भोजन ढूंढते हैं। जैसे हम जानते हैं कि चमगादड़ जो है या जो बैट्स हैं, बैट जो हैं वो एक रात्रिचर या पे निशाचर जीव हैं। वैसे तो इसको इस तरह से कई बार हम ये मान लेते हैं कि चूंकि उड़ते हैं तो पक्षी होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चमगादड़ जो है वो इस तरह से स्तनधारी जंतु है। ये स्तनपायी या स्तनधारी जंतु है। भले ही इनमें इस तरह से उड़ने की क्षमता हो, लेकिन ये किस कैटेगरी में, किस वर्ग में आते हैं? स्तनधारी जीव। तो इनके अंदर एक क्षमता है जिससे ये रात्रि में बिना इस तरह से प्रकाश वगैरह की स्थिति में भी अपना जो मार्ग है वो ठीक तरीके से देख पाते हैं और साथ ही शिकार आदि को पकड़ सकते हैं। जैसे जब ये उड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, इस तरह से पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी एक ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, और मनुष्य चूंकि इस ध्वनि को नहीं सुन पाएगा। अब ये पराश्रव्य ध्वनि जब इस तरह से आगे बढ़ती है और मार्ग में इस तरह से कोई अवरोध आ जाता है, जैसे सामने मान लीजिए कि कोई दीवार वगैरह आ गई, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो ध्वनि है ये इस दीवार वगैरह से, इस अवरोध से टकरा करके वापस जब चमगादड़ या बैट तक आएगी तो उसके अंदर परावर्तित ध्वनि को ग्रहण करने के भी जो है इस तरह से संवेदनाएं होती। तो ध्वनि अगर जाकर के वापस परावर्तित हो रही है तो उसको पता लग जाएगा कि सामने कोई अवरोध है, तो ये उड़ते हुए अपनी दिशा बदल देंगे और उसकी वजह से बिना टकराए ये उड़ने में समर्थ हो पाते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए मार्ग में कोई इस तरह का कोई अन्य कीट वगैरह आ गया है जो कि इनका भोजन है, तो उसके ऊपर जब इस तरह से ये किरणें ये पराश्रव्य ध्वनियां आपतित होंगी और इनसे जब ये परावर्तित होकर के वापस इस तरफ आएगी, तब भी उन्हें पता लग जाएगा कि सामने जो अवरोध है वो कितना बड़ा है या इस तरह से वो गति कर रहा है या नहीं। तो इसका ज्ञान होने से ये इस जो शिकार आदि है उसको भी ग्रहण करने में समर्थ हो सकते हैं। तो जो बैट्स हैं, स्तनधारी चमगादड़ है, वो इस प्रकार से पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करके एक तो अंधेरे में बिना किसी अवरोध से टकराए उड़ने में समर्थ हो सकते हैं और साथ ही अपने भोजन या शिकार आदि को भी ग्रहण करने की क्षमता इन्हीं पराश्रव्य ध्वनियों से विकसित कर लेते हैं। तो चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते हैं समय पराध्वनि तरंग में उत्सर्जित करते हैं और परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करते हैं, यानी ये पराश्रव्य ध्वनियां जब टकरा करके वापस आएंगी तो उनको ग्रहण करके ये पता लगा लेते हैं कि कोई जो अवरोध या शिकार जो है वो कितनी दूर पर है और कितने बड़े आकार का है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व की पराध्वनि स्पंदन
अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं, यानी इनमें पराध्वनि तरंगों को ग्रहण करने की, उनको सुनने की क्षमता होती है। इन पराध्वनि स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहां पर है और ये किस प्रकार के। तो ध्यान रखिएगा कि पराश्रव्य ध्वनियां वो ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। तो कुछ जंतु इनका उपयोग करके, जैसे चमगादड़ आदि, भोजन या इस तरह से उड़ने में इन ध्वनियों का या इन ध्वनियों की सहायता लेते हैं। अब है पराश्रव्य ध्वनियों के उपयोग। तो एक छोटा सा पॉइंट यहां पर है कि जो इस तरह से 20,000 से अधिक आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि है, उनके क्या क्या उपयोग है। संकेत भेजने में, क्योंकि इन ध्वनियों की आवृत्ति अधिक है तो उसकी वजह से इनकी ऊर्जा भी अधिक होगी, तो बहुत लंबी दूरी तक संकेत भेजने में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तो अभी हम बात करेंगे जैसे सोनार वगैरह का उपयोग जो है वो समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। तो सोनार एक यंत्र है जिसका उपयोग करके समुद्र की गहराई वगैरह नापी जाती है। फिर उसके बाद एक कीमती कपड़ों, वायुयान और घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, क्योंकि ये अधिक आवृत्ति या अधिक ऊर्जा की ध्वनियां हैं, तो ये जब किसी जगह पर आपतित होगी तो वहां पर जो भी इस तरह से दाग धब्बे वगैरह हैं या किसी जो मशीन के अंदर जो विभिन्न इस प्रकार से जमा कचरा वगैरह है उसको साफ करने में इनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अधिक ऊर्जा होने की वजह से ये उस दाग धब्बों या इस तरह से कचरे आदि को उस संरचना से हटा देती है। तो कीमती कपड़ों को साफ करने में और साथ ही वायुयान और घड़ियों आदि के पुर्जों को साफ करने में भी इनका उपयोग होता है। इसी तरह से कल कारखानों की चिमनियों से कालिक हटाने में, क्योंकि जो इंडस्ट्री फैक्ट्रियों की चिमनियां वगैरह होती उनके अंदर चूंकि जो इस तरह से धुएं वगैरह की कालिक जम जाती, इनको साफ करने के लिए भी इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कि दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, तो जो हानिकारक जीवाणु है जिसकी वजह से दूध खराब हो सकता है, तो इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इन पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है कि अधिक आवृत्ति की ये ध्वनियां जिनकी ऊर्जा अधिक है ये जीवाणुओं को नष्ट कर देती। उसी तरह से गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, तो अभी हम देखेंगे कि इन ध्वनियों का उपयोग अल्ट्रासाउंड यंत्र के द्वारा, अल्ट्रा जो इस तरह से सोनोग्राफी टेक्निक है उसमें भी किया जाता है। तो शरीर के अंदर जो भी इस तरह से कुछ समस्याएं हैं, ट्यूमर है या इस तरह की अन्य जो असामान्यताएं हैं, उनका पता लगाने में भी पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में जैसे गर्भ काल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों व उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भ काल में जो इस तरह से विकसित होता हुआ भ्रूण है उसमें अगर कोई असामान्यता है तो उसका भी पता इन तरंगों के उपयोग से लगाया जा सकता है। इसी तरह से धातु खंडों में दरारों या खामियों का पता लगाने में, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई धातु का इस तरह से कोई खंड है, कोई मान लीजिए कि इस प्रकार की संरचना है और उसमें कुछ दरारें वगैरह आ गई, तो इसका भी पता पराश्रव्य ध्वनियों से लगाया जा सकता है, क्योंकि धातुओं के खंडों में अगर दरारें हैं तो वहां से परावर्तित पराश्रव्य ध्वनियां अलग प्रकार की होंगी और इसकी वजह से या इस प्रकार से जो है धातु खंडों में दरारों आदि का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह से हृदय के रेखीय चित्र प्राप्त करके हृदय की जो कार्य की है, हृदय की जो इस तरह से जो संरचना वगैरह है उसमें अगर कोई दोष है तो उसको भी पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों के उपयोग से हृदय के विभिन्न भागों का रेखीय चित्र तैयार किया जाता है और इससे चिकित्सीय जो प्रक्रिया है उनमें सहायता मिलती। अब यहां पर एक पॉइंट है सोनार। तो अभी जैसे हमने बात की थी कि समुद्रों की गहराई का पता लगाने या इस प्रकार से जो अन्य प्रक्रिया है उसमें एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सोनार। तो सोनार जो शब्द है उसका मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग अगर हम हिंदी में इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि नो संचालन एवं परासन
तो हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो इसका मतलब होगा ध्वनि नो संचालन एवं परासन, यानी ध्वनि, किस प्रकार की ध्वनि, जो पराश्रव्य ध्वनि है उसका उपयोग नो संचालन यानी गति करने के दौरान जो विभिन्न इस तरह से मार्ग में अवरोध हैं या इस तरह से दिशा आदि का ज्ञान करवाने में इनका उपयोग किया जाएगा, और साथ ही किसी वस्तु वगैरह की दूरी कितनी है इसका भी इससे पता लगाया जा सकता है। तो सोनार एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें जल में स्थित विभिन्न पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों के समुदाय, शत्रुओं की पनडुब्बी आदि का पता लगाने में पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। तो सोनार उपकरण के द्वारा पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करके समुद्र के अंदर विभिन्न जो संरचनाएं हैं, जैसे चट्टानें हो सकती है या इस तरह से विभिन्न पिंड हो सकते हैं, मछलियों के समुदाय हो सकते हैं, शत्रुओं की पनडुब्बियां वगैरह हो सकती हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। इसमें अपश्रव्य ध्वनियां, यहां पर एक पॉइंट जाएंगे, ये अपश्रव्य की जगह पराश्रव्य या मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो अपश्रव्य का मतलब 20 से कम हो जाएगी, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इसका पराश्रव्य। तो इसमें पराश्रव्य द्वारा, पराश्रव्य ध्वनि द्वारा पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को ज्ञात किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित यानी एक तरह से पराश्रव्य ध्वनियों को उत्पन्न करने वाला एक केंद्र होगा, और दूसरा डिटेक्ट करने के लिए, यानी जो ध्वनियां परावर्तित होकर के आएंगी उनको डिटेक्ट करने के लिए भी इसके अंदर इस तरह से उपकरण होता है। तो ये किस तरह से काम करता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक नाव जो है वो किसी जलीय क्षेत्र में है, और ये सोनार का उपयोग किस प्रकार से करती है। देखिए यहां पर जो सोनार है, उस सोनार यंत्र में दो केंद्र हैं। एक तो ट्रांसड्यूसर यानी जो पराश्रव्य ध्वनियों को उत्पन्न करता है। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या हो जाएगा, जो पराश्रव्य ध्वनियों को उत्पन्न करता है। तो यहां पर क्या होगा कि इसके द्वारा पराश्रव्य या अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उनको उत्पन्न किया जाएगा। तो यहां से ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो जाएंगी और फिर किसी धरातल वगैरह से या बीच में कोई पनडुब्बी या अन्य प्रकार की कोई इस प्रकार से संरचना है तो उससे परावर्तित होकर के वापस आएगी। तो ये जो परावर्तित होती हुई पराश्रव्य ध्वनियां हैं ये सोनार के दूसरे केंद्र या जिसको हम डिटेक्टर कह रहे हैं उसके द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगी। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सोनार के अंदर एक तो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण होगा और दूसरा इस तरह से उसको संसूचित करने वाला या ग्रहण करने वाला यंत्र होगा। तो यहां पर क्या होगा कि अब चूंकि इन ध्वनियों की जो गति है वो हमें पता है कि गति जो है वो कितनी होगी। तो ध्वनि में जो इस तरह से जल की गति जल में ध्वनि की गति है उसका ज्ञान पहले से। अब ये देख लेंगे कि भाई ये जो इस तरह से ध्वनि है ये कितनी दूर तक जाकर के या यहां इसे यहां तक जाने में कितना समय लगा है। तो यहां पर इस तरह से हमें समय की भी जानकारी हो जाएगी कि तरंगे जो है वो कितने समय में वापस आ रही है। तो हम जानते हैं कि जो दूरी है वो गति या जैसे कह सकते हैं कि चाल, यहां गति का मतलब जो है इस तरह से स्पीड से है। तो दूरी जो है वो चाल इंटू समय होती, चाल इंटू समय होता। तो समय और चाल का जब हमें इस तरह से ज्ञान हो गया, क्योंकि चाल हमें पता थी और इस तरह से हमें समय की जानकारी हो गई कि कितने समय में तरंगे जो है वो परावर्तित होकर के वापस आ रही है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई वस्तु जो है इस जहाज से कितनी दूर है। अब यहाँ पर इस तरह से अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हो सकती है। यहाँ पर कोई शत्रुओं की पनडुब्बी हो सकती है, यहाँ नीचे चट्टानें हो सकती है, यहाँ पर मछलियों के समुदाय हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो समय की गणना करके हम इस तरह से दूरी का पता लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो समय इस तरह से ज्ञात किया जाएगा वो दोगुना होगा, क्योंकि यहाँ पर तरंगों को एक बार आने और एक बार भेजने और आने का जो समय वो टोटल समय होगा। तो जब इस तरह से दूरी की गणना करेंगे तो समय को हम आधा कर देंगे, जिससे हमें दूरी का एक जो है सटीक सा अनुमान हो सके। तो यहां पर आप देखिए कि एक जो जहाज है समुद्र में वो सोनार से पराश्रव्य ध्वनियां उत्सर्जित कर रही है, और ये ध्वनियां जब चट्टानों आदि से टकरा करके वापस आ रही है तो इस प्रक्रिया से इस जहाज को चट्टानों की दूरी आदि का ज्ञात हो जाएगा। अब यहां पर हो सकता है कि शत्रु की कोई पनडुब्बी हो
या इस तरह से विभिन्न मछलियों के समुदाय या उनके बहुत सारी इस तरह से ग्रुप वगैरह हो तो उनकी भी जानकारी हो सकती है। तो जो मछुआरे वगैरह होते हैं वो भी सोनार का उपयोग करते हैं, मछलियों की जो संख्या है वो कहां पर अधिक है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग या पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार में किया जाता है क्योंकि इन तरंगों की आवृत्तियां अधिक है और तरंग दैर्ध्य बहुत कम। तो आवृत्ति अधिक होने से ये बहुत तेज गति से किसी माध्यम में चल सकती है। तो ये जल के अंदर उपस्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल या डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने में उपयोग में लाई जा सकती। इन तरंगों की तुलना जहाज के इंजन के शोर या जहाज पर अन्य शोर से नहीं की जा सकती क्योंकि ये हमें सुनाई भी नहीं देंगी, इसीलिए इस तरह से इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। अब इसी प्रक्रिया से संबंधित है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक यंत्र है जो कि पराश्रव्य ध्वनियां उत्सर्जित करता है और इस यंत्र की सहायता से मानव शरीर के अंदर जो विभिन्न संरचनाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे आपने कई बार इस तरह से ये चिकित्सीय तकनीक देखी होगी जिसमें पेट के अंदर जो संरचनाएं हैं उनका ज्ञान अल्ट्रासाउंड आदि से किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं, उसका ज्ञान करने के लिए उसके शरीर पर कुछ पराश्रव्य ध्वनियां आपतित की जाती, जैसे यहां पर पराश्रव्य ध्वनियां आपतित की जाएगी। अब शरीर के अंदर जो विभिन्न उत्तक हैं, जैसे शरीर के अंदर मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार के जो उत्तक, अब इन उत्तकों द्वारा पराश्रव्य ध्वनियों का अवशोषण और परावर्तन अलग अलग तरीके से होगा। तो जब ये ध्वनियां वापस परावर्तित होकर के इस यंत्र द्वारा ग्रहण की जाएगी तो इससे ये जानकारी हो जाएगी कि शरीर के अंदर जो संरचनाएं हैं उनमें किस प्रकार जो है या उनकी जो संरचना है वो किस प्रकार की। तो इन तरंगों से प्राप्त जो सूचनाएं हैं उनको किसी स्क्रीन वगैरह पर प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे एक जानकारी मिल जाएगी कि जो आंतरिक अंग हैं उनमें कोई असामान्यता या कोई इस प्रकार की ऐसी संरचना तो विकसित नहीं हो रही है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे कुछ व्यक्तियों में यकृत और किडनी में स्टोन बन जाते हैं, या इसी तरह से मान लीजिए कि शरीर के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह बन रहा हो तो उसकी भी जानकारी इससे हो सकती, या गर्भ काल में विकसित होते हुए भ्रूण की जानकारी भी इस तकनीक से ज्ञात की जा सकती। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो एक ऐसा संसूचक या अल्ट्रासाउंड संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करके, अल्ट्रासाउंड यानी जो पराश्रव्य ध्वनि है उनका उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचन में रोगी के अंगों जैसे यकृत, लीवर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक, इस संसूचक को शरीर की असामान्यताओं जैसे पित्ताशय, गुर्दे और पथरी आदि अंगों में ट्यूमर आदि का पता लगाने में किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो इस तरह से एक यंत्र है जो पराश्रव्य ध्वनियों की सहायता से शरीर के आंतरिक अंगों की संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करता है और इसको इस तरह से एक स्क्रीन आदि पर या किसी शीट आदि पर प्राप्त कर लिया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासाउंड तरंगे शरीर के उत्तकों में गमन करती है और उस स्थान पर परावर्तित हो जाती है जहां उत्तक के घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। तो अलग अलग जो संरचनाएं हैं उनके घनत्व में अंतर होने के कारण उसमें इस पराश्रव्य ध्वनियों की अवशोषण और परावर्तन में अंतर आ जाएगा। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परावर्तित किया जाता है जिससे अंग का प्रतिबिंब या एक इमेज बनाई जा सके। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर, स्क्रीन आदि पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म वगैरह पर मुद्रित कर लिया जाता है। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड की शीट वगैरह देखी हो जिसके ऊपर जो है विभिन्न चित्र बने होते हैं। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, यानी ये यंत्र जो है उसका नाम है अल्ट्रासाउंड और इस तकनीक को क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भ काल में भ्रूण की जांच, इसके जन्मजात दोषों तथा इसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में भी किया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं में जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है उससे विकसित होते हुए भ्रूण की जांच वगैरह करने में सहायता मिलती। तो ये जो है इस तरह से एक यंत्र है जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करके मानव शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें आता है मैक संख्या, मैक नंबर।
देखिए मैक नंबर जो है वो बेसिकली किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल की ध्वनि, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल से तुलना करता है। जैसे एक पॉइंट समझिए यहां पर, जैसे किसी माध्यम में, जैसे कोई माध्यम है वायु, अन्य माध्यम भी हो सकता है। अब इस माध्यम में जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की जो चाल है उसको हम मान लेते हैं ये x है। वैसे ये लगभग 350 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि ये x है। तो जब हम ये ज्ञात करें कि इस वायु में, या जिस माध्यम में हम ध्वनि की चाल की बात करें, इस वायु में किसी ऑब्जेक्ट या किसी अन्य जो इस तरह से वस्तु है उसकी चाल कितनी है, वस्तु या पिंड की चाल कितनी। तो जब हम इन दो चालों की तुलना करते हैं तो ये जो अनुपात हमें मिलता है इसे हम मैक संख्या कहते हैं। तो मैक संख्या बेसिकली क्या है, मैक संख्या जो है वो किसी माध्यम में पिंड की जो चाल है और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। यानी किसी माध्यम में पिंड की चाल कितनी है और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी है, इसका अनुपात बताने वाली जो संख्या है उसे मैक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम कहें कि ध्वनि की चाल किसी माध्यम में x है, वायु में x है, और उसी माध्यम में इस पिंड की चाल जो है वो 2x है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मैक संख्या जो है वो हमें कितनी मिलेगी, 2। तो मैक संख्या एक ऐसा अनुपात है जो किसी माध्यम में पिंड की चाल को ध्वनि की चाल के साथ में अनुपात को बताता है। तो एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप व दाब पर एक माध्यम में किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं, उस पिंड की मैक संख्या कहेंगे। तो मैक संख्या क्या होगी, मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। वायुयान की चाल को मैक संख्या से मापा जाता है। तो वायुयान या इस तरह से जो जेट विमान वगैरह होते हैं उनकी चाल को मैक संख्या में ज्ञात किया जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई वायुयान या कोई इस तरह से जेट वगैरह है, उसकी चाल 1 मैक से कम है या 1 मैक से अधिक है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई वायुयान या जेट जो है वो वायु में जब गति कर रहा है तो उसकी गति जो है वो 1 मैक से ज्यादा है, यानी ध्वनि की गति से ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक। उसे हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक गति, सुपरसोनिक स्पीड। और अगर मान लीजिए किसी वायुयान की गति वायु में ध्वनि की गति से कम है तो इसे हम कहेंगे सबसोनिक, सबसोनिक स्पीड। तो मैक संख्या से इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि कोई जो वायुयान वगैरह है, जेट वगैरह है, वो वायु में ध्वनि की चाल से कितना ज्यादा अधिक है। अगर 1 से अधिक है तो वो सुपरसोनिक हो जाएगा, यानी 1 से 5 मैक तक को हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। अगर 1 से 5 मैक तक की स्पीड है तो उसे क्या कहेंगे, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। लेकिन अगर मान लीजिए 5 मैक से भी ज्यादा हो जाती है कोई स्पीड, यानी कोई वायुयान, कोई जेट जो है वो वायु में ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक तेज है, तो ऐसी जो गति है 5 मैक से अधिक की गति को हम हाइपरसोनिक कहेंगे, हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक गति क्या हो जाएगी, जिसमें कोई वायुयान, कोई जेट वायु के अंदर ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा हो। तो मैक संख्या का मान अगर 1 है तो उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी। यदि मैक संख्या का मान 5 है तो उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना होगी। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी मैक संख्या 1 से अधिक है उन्हें हम सुपरसोनिक गति कहेंगे, और इस प्रकार से अगर मान लीजिए 5 मैक से ज्यादा है तो उसे हम हाइपरसोनिक गति कहेंगे, या गति आप कहेंगे, या उस यंत्र वगैरह को हम कह सकते हैं कि ये हाइपरसोनिक स्पीड से चल रहा है या सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि मिसाइल वगैरह की जब गति बताते हैं तो ये कहते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, या इसी तरह से कोई जेट वगैरह की गति बताएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि सुपरसोनिक गति से चल रहा है। तो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये इस
संदर्भ में दिए जाते हैं कि कोई वस्तु, कोई पिंड वायु में ध्वनि की चाल से कितना ज्यादा तेज है। अगर वो 5 गुना से ज्यादा तेज है तो उसकी चाल को हाइपरसोनिक कह देंगे, और अगर वो 1 से 5 के बीच में है तो वो सुपरसोनिक, और 1 से कम है तो उसे सबसोनिक श्रेणी में रखा जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट है प्रघाती तरंगे या शॉक वेव्स। इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई वायुयान सुपरसोनिक गति से चल रहा है, सुपरसोनिक का मतलब है कि उसकी जो गति है वो वायु में ध्वनि की गति से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 से 5 के बीच में, या 5 से ज्यादा हो जाएगी तो हाइपरसोनिक। तो जब ये सुपरसोनिक वेव, सुपरसोनिक गति से कोई वायुयान जब वायु में गति कर रहा है, जब मान लीजिए यहां पर एक वायुयान है और ये सुपरसोनिक वेग से चल रहा है, तो जब ये इस तरह से इस इतनी अधिक गति से चलेगा तो ये अपने पीछे इस तरह से एक तरंगों को उत्पन्न करेगा, और ये तरंगे जो हैं वो एक कॉनिकल या शंकु के रूप में उत्पन्न होगी। तो ये इस तरह से वायुयान तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अपने पीछे इस तरह से वायु के अंदर कुछ तरंगे उत्पन्न करता जाएगा। अब ये तरंगे इतनी अधिक ऊर्जा की है कि जब ये किसी अवरोध वगैरह से, खासकर जैसे जो घरों में जो खिड़कियों वगैरह को जो शीशे वगैरह हैं, या अन्य जो इस तरह से वस्तुएं हो सकती है, उनसे जब ये तरंगे टकराएंगी तो उनके अंदर दरारें उत्पन्न कर सकती है। इसके आसपास जो भी इस तरह से जीवित संरचनाएं होंगी उनको भी ये तरंगे नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन तरंगों को हम कहते हैं प्रघाती तरंगे। प्रघाती तरंगे। तो प्रघाती तरंगे कहां उत्पन्न होती है? कि जब कोई वायुयान वायु के अंदर ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज गति से चल रहा हो, सुपरसोनिक गति से चल रहा हो, तो उसके पीछे शंक्वाकार आकृति में ऐसी तरंगे उत्पन्न होंगी जो कि अधिक ऊर्जा की हैं, और ये किसी संरचना को, किसी जीवित संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है, या इसी तरह से किसी भवन आदि में कांच वगैरह को तोड़ने में जो है ये, या उसको इस तरह से तोड़ सकने में समर्थ हो सकती है। तो इन तरंगों को क्या कहेंगे? प्रघाती या शॉक वेव्स कहेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि किसी पिंड की वायु में चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, यानी वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा हो, तो जब इस पराध्वनि की चाल से चलता है तो अपने पीछे विक्षोभ या डिस्टरबेंस का एक शंक्वाकार क्षेत्र, एक कॉनिकल एरिया छोड़ जाता है जो लगातार फैलता है। इसी विक्षोभ को प्रघाती तरंग कहा जाता है। तो यहां पर एक चित्र में आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक वायुयान चल रहा है, एक वायुयान यहां पर इस तरह से सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। तो सुपरसोनिक स्पीड से चलते हुए ये अपने पीछे शंक्वाकार क्षेत्र में ऐसी तरंगे उत्पन्न करेगा जो कि उस क्षेत्र में जो है कुछ नुकसान पहुंचाने में, या कहें कि वहां पर जो है भवनों के शीशे आदि तोड़ने में समर्थ हो सकती। इन्हीं तरंगों को हम प्रघाती तरंगे कहते हैं, शॉक वेव्स कहते हैं, प्रघाती तरंगे कहेंगे। अगर इस प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति किसी जलीय क्षेत्र के ऊपर हो रही है तो उसे हम बो तरंगे कहते हैं। तो यहां पर एक टर्म और है कि अगर किसी जलीय क्षेत्र में ये तरंगे उत्पन्न होगी तो उसे बो तरंगे कहा जाएगा। तो प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, और यदि ये किसी भवन आदि से टकरा जाए तो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से यदि किसी इमारत के ऊपर से कोई सुपरसोनिक प्लेन गुजरता है तो भवन की खिड़कियों के शीशे आदि चटक जाते हैं। जल में जब कोई जलयान ध्वनि से अधिक चाल से चलता है तो जल के तल पर प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें बो तरंगे कहते हैं। तो बो तरंगे इस प्रकार से जल में उत्पन्न होने वाली प्रघाती तरंगे। तो ये जो है इस तरह से प्रघाती तरंगे और बो तरंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए। अब ध्वनि से संबंधित कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जैसे ध्वनि तरंगों का परावर्तन, प्रतिध्वनि क्या होती है, व्यतिकरण वगैरह क्या होता है, या इसी तरह से ध्वनि और ध्वनि में जो संगीत और शोर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या अंतर है। तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें ध्वनि से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।